इस समय हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं महक चौधरी, जो कि वर्सोवा विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं आरएसपी पार्टी से। स्वागत है महक आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। अच्छा महक, ये बताइए, मुंबई जैसे शहर में जहाँ वर्सोवा है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो आपके इलाके के मेन मुद्दे क्या हैं? क्योंकि वहां तो अच्छे खासे मैं गया हूँ उस जगह, तो बढ़िया एकदम हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई है, फ्लैट्स हैं शानदार। आप शायद हाई सोसाइटीज में घूम के गए, स्लम एरिया में या छोटे शहर में घूम के नहीं गए आप। अगर आप उस जगह पे घूमेंगे तो आप सच में कहेंगे कि ये वर्सोवा है। आपको यकीन नहीं होगा अगर चारों तरफ से आपको बिल्डिंग नजर आई हैं। पर आपको जो छोटे स्तर के जो लोग रह रहे हैं, जो छोटे घरों में रह रहे हैं, जो चौलों में रह रहे हैं, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, वो हाई सोसाइटी से ज्यादा इस एरिया में लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और उनकी जो जिंदगी है इस समय एक कहते हैं कि एक नरक की तरह जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। जी। अच्छा महक, ये बताइए कि पिछले 10 साल से इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 2 बार की विधायक हैं, और इस बार वो फिर से कंटेस्ट कर रही हैं। उनके समर्थन में जो है अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले ही फडणवीस जी की रैली भी थी वर्सोवा में ही। बराबर। तो एक तरफ आपके सामने इतना बड़ा कैंडिडेट खड़ा है जिसके पास 10 साल का तो सत्ता का अनुभव है, उससे पहले भी। तो आप कैसे अपने आप को फील कर पा रही हैं कि नहीं, मैं इनको एक अच्छी तरीके से चुनौती दे पाऊंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मौजूदा एमएलए हैं, 10 साल से रही हैं बीजेपी से। अगर उनसे बीजेपी का नाम हटा लिया जाए, अगर वो सिंगल खड़ी होती हैं, तो उनको 1,000 वोट यहाँ की पब्लिक नहीं देगी, 1,000 वोट भी नहीं देगी। क्योंकि देखिए, पार्टी बाद में आती है, जो इंसान चुना जाता है, जो 5 साल आपके बीच में होता है, उस इंसान को देखा जाता है। पार्टियां बाद में देखी जाती हैं कि किस पार्टी से कैंडिडेट है। कैंडिडेट कौन है वो देखा जाता है, उसका पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसकी सोच क्या है, वो लोगों के लिए क्या कर सकता है, उस इंसान को देखा जाता है। और जो कि इंसानियत के नाते में ना तो सोच उनकी सही है, ना ही लोगों का प्यार और सपोर्ट उनके लिए, एक हमदर्दी भी नहीं बची है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 10 साल में लोगों को यूज किया है, वो बहुत ज्यादा गलत किया है। और लोग इतने नाखुश हैं इस समय, मुझे नहीं लगता कि लोग उनको वोट डालने भी जाएंगे इस बार। इस बार लोग इतने समझदार हो गए कि वो किसी पार्टी के नाम पे वोट नहीं कर रहे हैं, वो इंसान देख के वोट कर रहे हैं कि कौन हमारे दुख सुख में हमारे बीच में खड़ा हो सकता है। आप एक एक फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, आप कुछ उसके बारे में बताइए। जी, मेरी एनजीओ है रामा रोशन फाउंडेशन, पिछले 3 साल से चला रही हूँ। और वर्सोवा विधानसभा में नहीं बल्कि मुंबई लेवल पर काम कर रही हूँ, जैसे कि महिलाओं को रोजगार देना, जैसे कि बच्चों को शिक्षा देना, प्लांट्स लगाना, बहुत सारे ऐसे कई काम हमने किए हैं। और आगे भी हम करते रहेंगे इसी तरीके से। और वही कारण है कि जिस एनजीओ को मैं पिछले 3 साल से चला रही हूँ, उस जिस कारण मैंने घर घर जाके महिलाओं के चेहरे पे एक दुख देखा, उनकी परेशानियां सुनी है, वही कारण है कि मैं राजनीति में आई हूँ, ताकि जी। उनके दुख सुख में मैं खड़ी हो पाऊं। जी। अच्छा महक, आपका जन्म हुआ है मथुरा में, यूपी में, और आप जो है चुनाव लड़ रही हैं मुंबई में। तो ये मथुरा से मुंबई का सफर मतलब कैसा रहा आपका? देखिए, मथुरा मेरी जन्मभूमि है, मुंबई मेरी कर्म भूमि है, और दोनों ही मेरे लिए मेरे बहुत महत्वपूर्ण है, जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी। और मथुरा से आई, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई थी। धीरे धीरे म्यूजिक कंपनी खोलना, प्रोडक्शन हाउस ओपन करना, फिर कपड़ों की ब्रांड ओपन करना, कपड़ों की कंपनी है मेरी, क्लॉथ्स गारमेंट्स कंपनी। एंड धीरे धीरे सफर ऐसे बढ़ता रहा, फिर एनजीओ स्टार्ट किया, फिर एनजीओ के द्वारा लोगों की सेवा करना स्टार्ट किया। तो ये करते करते एक बहुत लंबा सफर इस तरीके से गुजर गया। देखिए, मेरा राजनीति में आने का ऐसा कोई मकसद नहीं था, दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। और अगर यही सीट मुझे मथुरा से मिलती तो मैं डेफिनेटली मथुरा से लड़ती। और यही सीट मुझे अगर मुंबई से मिल गई, वर्सोवा विधानसभा से मिल गई है, बिकॉज यहाँ लोगों के बीच में मैं रह रही हूँ,
और काफी समय से मैं काम कर रही हूँ, तो यहाँ के लिए जो एक लगाव जो मेरा हो गया है, यहाँ के लोग जो मेरे अपने बन गए, जैसे मथुरा मेरा अपना है, वहाँ के लोग मेरे अपने हैं, वैसे ही एक अपनापन, एक जैसे एक परिवार की तरह यहाँ के लोग बन गए मेरे। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि देखिए, जन्मभूमि कर्म भूमि मेरे लिए दोनों ही बराबर है। कहीं से भी सेवा करो, बस लोगों की सेवा करो। महत्व ये नहीं रखता है कि आप कौन सी सिटी से हो, कौन से शहर से हो, कहाँ से कर रहे हो। महत्व ये रखता है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हो। जी। वैसे जैसे आपने बताया कि आप एक्टिंग फील्ड में भी हैं, म्यूजिक कंपनी है आपकी। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आपको दोनों काम एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, या फिर आप कुछ समय के लिए अपने एक्टिंग करियर को थोड़ा सा ब्रेक देंगी और राजनीति में उतरेंगी? देखिए, थोड़ा सा तो ब्रेक देना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ताकि मैं लोगों की समस्याएं सुन पाऊं, लोगों के साथ खड़ी हो पाऊं। एक एमएलए होने के नाते एक जिम्मेदारी जो मुझे मिलेगी। पर ऐसा नहीं है, म्यूजिक कंपनी प्रोडक्शन हाउस जो स्टार्ट किया है वो भी एक सेवा के लिए ही किया है। नए चेहरों को चांस देना, नए सिंगर, राइटर, एक्टर्स, उनको चांस देना, वो करियर भी बराबर में चलता रहेगा। टीम है, लोग हैं, सारी चीजें दोनों ही एक साथ चलती रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से किसी को छोड़ना है या किसी को पकड़ना है। दोनों ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमेशा मेरी जिंदगी में दोनों ही काम बराबर पहलू पे चलते रहेंगे। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी जो है महाराष्ट्र में अभी 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और इससे पहले जो है वो बीजेपी के साथ में थे। तो मतलब क्या विचारधारा में कुछ फर्क आया? क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो अलग है, इससे पहले जो थे वो साथ में मिलकर लड़े थे, और शायद आप गठबंधन के दौरान जो है आपकी पार्टी के एक एमएलए जीते भी थे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, पिछले काफी लंबे समय से हमारे जो महादेव जानकर राष्ट्र समाज पक्ष के जो अध्यक्ष हैं, वो अलायंस से बीजेपी के साथ में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन हर इंसान को मौका मिलना चाहिए, हर इंसान को लड़ना चाहिए, हर इंसान को सामने आना चाहिए। चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मैटर वो नहीं करता है। अगर हमारी पार्टी छोटी है तो हमारी पार्टी का भी, हमारे अध्यक्ष का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी अपनी पार्टी को, अपने लोगों को आगे बढ़ाए, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाए, और वो भी आगे आए। वो भी मंत्री बन सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए, और वही मौका हमने लिया है। और 118 सीटों से हम पूरे महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, और डेफिनेटली हमारे कैंडिडेट आएंगे, और डेफिनेटली सरकार में हम रहेंगे। जी। अच्छा, महक, एक आखिरी सवाल कि वर्सोवा में जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पे चौल बहुत ज्यादा है, लोग बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं। तो इन्हीं छोटे घरों की जगह जो है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकार क्या कर रही है कि हाई राइज बिल्डिंग डेवलप कर रही है। तो ऐसे में लोग मतलब आपका क्या कहना है कि क्या उनको उसी हम पुराने वाले इलाके में रखें, अगर हाई राइज दे रहे हैं तो कुछ लोग हाई राइज का विरोध कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हमारा मुद्दा ये होना चाहिए ना कि हम डेवलपमेंट जो है उसको तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग उसके विरोध में क्यों है? देखिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और ये जितनी भी जो चौल और जो स्लम एरिया बचे हैं, वहां भी वो लोगों की मांग है कि हमारे घरों को भी बनाया जाए। पर जो कि यहाँ के सरकार नहीं कर पाई है, यहाँ की जो एमएलए रही है वो नहीं कर पाई है चीज को। उनके हाथ में या तो वो पावर नहीं थी, या वो करना नहीं चाहती थी। और उन्होंने बनाना, घर बनाना तो छोड़ो, घर तोड़े हैं उल्टे लोगों के। कई हजारों लोगों को बेघर किया है। तो ये गलत बात है। मैं चाहूंगी कि इस तरीके से जो स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं, जो टूटे फूटे घरों में जो लोग रह रहे हैं, उनके घरों को बनाया जाए, उनको सही तरीके से घर दिया जाए। और जिस तरीके से बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसी तरीके से उनका भी हक बनता है। जिस तरीके से बिल्डिंगों में जो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनका भी हक बनता है कि वो भी अपनी लाइफ को सही तरीके से जिए। उनके भी घर बना के दिए जाए। जिस तरीके से पानी उनके पास नहीं आता है, 2 घंटे पानी आता है, और वही पानी बिल्डिंग में 24 घंटे आता है, तो उनका भी हक बनता है कि वो पानी उनको भी 24 घंटे मिले।
अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं, और उनके बच्चों को एजुकेशन सही नहीं मिल पा रही है। सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में टीचर अच्छे नहीं होते हैं, टाइम टेबल अच्छा नहीं होता है वहाँ, और पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो उनका भी हक बनता है कि उनको अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, उनको भी पढ़ा, उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके बच्चों को सही शिक्षा दी जाए, और उनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, राजनीति में आ सकते हैं, बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर इंसान का हक होता है, और हमारी सरकार को हर इंसान के लिए करना चाहिए। जी। वैसे आप एक बार आखिरी में चलते चलते में बता पाएंगे कि आपका दिन भर का शेड्यूल कैसा रहता है, क्योंकि जब चुनाव की तैयारी है तो मुझे लगता है कि आप सुबह से शाम तक जो है बिजी ही रहती होंगी लोगों के बीच में। बिल्कुल। देखिए, टीम है, परिवार के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। मैनेज हो जाती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो पाती हैं। अभी तो लोगों के घर घर जा रही हूँ, डोर डोर पे बात कर रही हूँ लोगों से जाके, उनकी समस्याएं सुन रही हूँ कि उनकी समस्याएं क्या है। उनके अंदर जो नाराजगी, जो सरकार बीजेपी के लिए जो भरी हुई है, वो समस्या मैं सुन रही हूँ। जो नाराजगी उनकी, यहाँ के जो भारतीय लबेकर, यहाँ की जो 10 साल एमएलए रही हैं, उनके खिलाफ उनकी नाराजगी भरी हुई है। नाराजगी बढ़ना जायज है, क्योंकि देखिए, आपको चुना जाता है काम करने के लिए, आपको अपना एमएलए, अपना राजा बनाया जाता है, ताकि आप प्रजा की रखवाली कर सको। और जब राजा ही भूल जाए कि मेरी प्रजा का क्या हाल है, तो ये गलत बात है। फिर प्रजा का भी हक बनता है कि राजा को बदल दिया जाए। तो वही मौका आ गया है अभी वर्सोवा विधानसभा में, प्रजा बदलना चाहती है अपना राजा, और डेफिनेटली जिस तरीके से वो सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका प्यार मुझे मिल रहा है, जीत हमारी ही होगी। बाकी ऊपर वाले मालिक है। अच्छा। ये बताइए कि जो लाडली बहन योजना है जो प्रेजेंटली अभी महाराष्ट्र में चल रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसका बहुत फायदा मिलने वाला है बीजेपी को और महायुति को? मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक किसी तक ये योजना पहुंची नहीं है, किसी भी महिला तक। और जिस तरीके से ये योजना चलाई है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक लोगों को प्रलोभन देना है। मैं चाहूंगी ये लाडली 500 रुपए देने से, 1000 रुपए देने से बेटर है लोगों को रोजगार दिया जाए, जो कि अपने रोजगार से लोग अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का अच्छे से पेट भर सके, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, उनको रोजगार दिया जाए। ये गलत है कि आप 500 रुपए, 1000 रुपए की प्रलोभन आप लोगों को दे रहे हैं, और लोगों से रोजगार भी छीन रहे हैं। तो इधर से निकाल रहे हो आप और उधर डाल रहे हो, तो ये गलत बात है। जिस तरीके से गैस सिलेंडर का भाव कर दिया है, यहाँ की महिलाएं, जिस तरीके से, मैं स्लम एरिया में जा रही हूँ, महिलाएं चीख चीख के बोल रही हैं कि हम 1200 रुपए गैस सिलेंडर के कहाँ से दे। अगर वही 500 रुपए आप लाडली बहन योजना से दे रहे हो, तो वो आप दुगना वापस उन लोगों से ले भी तो रहे हो। 1200 रुपए का गैस सिलेंडर कर दिया गया है, तो ये गलत बात है, इस तरीके से ना किया जाए। इस तरीके से प्रलोभन देने से बेटर है आप लोगों को रोजगार दीजिए। उस प्रलोभन देने से बेटर है कि जो महिलाएं परेशान हो रही हैं घर में, उनको, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। टूटे जो मकान पड़े हैं, जो लोग डर से अपनी जिंदगी जी रहे हैं कि कल के लिए घर गिर गया तो हमारी जान भी जा सकती है, उनके घरों को बनवाया जाए। और जिस तरीके से गैस सिलेंडर का जिस भाव बढ़ा दिया गया है, वो थोड़ा कम किया जाए, ताकि जो छोटे स्तर के लोग हैं उनको थोड़ा राहत मिले। मैं यही कहना चाहूँ। उम्मीद है महक कि आपको हमारे साथ इस छोटे से इंटरव्यू में बातचीत के दौरान मजा आया होगा। और थैंक इसी यू के सो साथ मच। आपसे लेते हैं विदा। देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।